हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा सामान्य परिचय, जिसमें हम ये शुरुआत करते हैं। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 2796 से 3000 के बीच रखी जाती है, जिसमें संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है, जिसमें एक है आकृतिमूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण में हम देखते हैं आधार क्या है, रचना तत्व, वाक्य और पद रचना है। और वहीं पर पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व है। आगे हम देखते हैं अन्य नाम है, जैसे आकृतिमूलक वर्गीकरण के अन्य नाम है, जिसमें रूपात्मक वर्गीकरण है, रचनात्मक वर्गीकरण है, व्याकरणिक वर्गीकरण है, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। वहीं पर हम पारिवारिक वर्गीकरण में देखते हैं तो वंशात्मक वर्गीकरण है, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण या ऐतिहासिक वर्गीकरण। आगे उल्लेख बिंदु में देखते हैं विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर सलेगल ने दिया था। किसने दिया था आकृतिमूलक वर्गीकरण? प्रोफेसर सलेगल ने। आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए हैं, जिसमें आयोगात्मक भाषा है, दूसरी वियोगात्मक भाषा है। फिर हम देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में, जिसमें पारिवारिक वर्गीकरण में 6 बातों को आधार बनाया गया है, जिसमें पद रचना है, वाक्य रचना है, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। तो ये हमारा आकृति वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों के मतभेद हैं। आगे देखते हैं भोलानाथ तिवारी और विल्हेल्म वान हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 परिवारों को महत्व दिया गया है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र और उनके भाषा परिवार। तो हम भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। तो हम देखते हैं यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के भाषा परिवार, जिसमें आते हैं पारिवारिक भाषा या भारोपीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अतयुत्री या हाइपसबोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। ये हमारा आता है यूरोप एशिया में। आगे हम देखते हैं अफ्रीका भूखंड, जिसमें आता है सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होन्ते तोत बुसमैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड में देखते हैं मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। आगे हम देखते हैं अमेरिकी भूखंड में, जिसमें आते हैं अमेरिकी परिवार। तो इस प्रकार हम अपने अमेरिकी परिवार को देख लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र और उनके भाषा परिवार हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूरोप एशिया परिवार। आगे हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा, उनका वर्गीकरण। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा है पहले प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसमें भाषा वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व,
और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके आगे हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में हम देखते हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, जिसमें हमारी आती है पाली, प्रकृति, अपभ्रंश तथा अवहट। पाली का समय है 500 से 1 ईस्वी, प्रकृति का है 1 ईस्वी से 500, अपभ्रंश का है 500 से 1000। आगे हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आती है हिंदी, बंगला, मराठी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं, जिनका समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा परिवार की प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भारत में भाषा परिवार का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक वैदिक है और दूसरा लौकिक है। तो वैदिक हम देखते हैं, इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को हम प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं, जिसमें वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद लिखे गए। और वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन का प्रयोग होता था। प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक होते हैं। फिर आगे देखते हैं लौकिक संस्कृत, लौकिक भाषा, जिसमें आती है भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की जाती है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक भाषा की भाषिक विवेचना सर्वप्रथम पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। सर्वप्रथम हमें लौकिक भाषा का कहाँ पर मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का अभिज्ञान, शाकुंतलम, कालिदास का कादम्बरी, बारभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं लौकिक भाषा में मिलती हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ही शेष रह जाती हैं। वैदिक संस्कृत में 52 थी, लौकिक में 4 ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं, इसलिए 48 ध्वनियाँ बचती हैं। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट वर्गीकरण व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें आती है पहले पाली। तो पाली के कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रंथ को हम देखते हैं, जिसमें है अष्टकथा। अष्टकथा साहित्य रचयिता हैं आचार्य बुद्धिघोष, जिन्होंने 500 ईस्वी में लिखी, 5वीं शताब्दी में लिखी है। उसके आगे देखती हैं विशुद्धिमग्ग, आचार्य बुद्धिघोष की 5वीं शताब्दी में। फिर आते हैं पाली में कात्यायन, जिसकी है महाकात्यायन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में लिखा और इनके 675 जिसमें सूत्र थे। उसके आगे हम देखते हैं मोगलान व्याकरण, मोगलान ने लिखा जो 12वीं शताब्दी में, जिसमें 817 सूत्र थे। आगे देखते हैं सद्य नीति व्याकरण, अगवंश का है 1154 ईस्वी में, जिन्होंने 27 अध्याय और 1341 सूत्र लिखे हैं। विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुसंधि कप और कात्यायन गंध भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। मोगलान व्याकरण पाली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सुसंधि कप कात्यायन व्याकरण को कहा जाता है। और विशुद्धिमग्ग बौद्ध सिद्धांतों का कोश ग्रंथ था। आगे हम देखते हैं पाली की विशेषताएं, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी। कात्यायन ने कितनी 41 ध्वनियाँ पाली में बताई हैं, जिसमें 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। और मोगलान ने पाली में ध्वनियों की संख्या 43 मानी है, जिसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं। आगे हम देखते हैं प्राकृत भाषा।
दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, जिसको कहती हैं प्रकृति। मोटे तौर पर प्रकृति का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्रकृति के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 भागों में बांटा है। किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम प्रकृति, द्वितीय प्रकृति और तृतीय प्रकृति। प्रथम प्रकृति प्राचीन प्रचलित जनभाषा है, जिसमें नम्य साधु ने प्रकृति के संबंध में लिखा है। प्राक पूर्व कृतम प्रकृति अर्थात पहले से बनी हुई भाषा कहा है। नम्य साधु ने कहा है पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्रकृति, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्रकृति बनी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत भाषा का सरलीकरण हो गया है, वही हमारी प्रकृति है। हेमचंद्र का कहना है कि प्रकृति संस्कृत तंत्र ततः आगत व प्रकृति अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्रकृति है। द्वितीय प्रकृति संस्कृत प्रकृति भी कहती हैं। तृतीय प्रकृति के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्रकृति भी कहती हैं। सामान्यतः रूप से वर्तमान काल में प्रकृति नाम उन भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख सांस्कृतिक भाषा के रूप में प्रचलित रही है। निष्कर्ष है कि प्रकृति की प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं और दूसरी अवस्था को प्रकृति, तीसरी अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ विद्वान प्रकृति के भेद में मानते हैं, जिसमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उनका ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने 2 भागों में प्रकृति को रखा है, एक मुख्य और दूसरा गौड़ रखा है। मुख्य में है मागधी, अवंतिजा, प्राच्य, सूरसेनी जिससे अब सौरसेनी हो गया है, अर्ध मागधी है बहलीक, दक्षिणात्य और महाराष्ट्री। आगे देखते हैं गौड़ विभाषा में, जिसमें साबरी है, आभीरी है, चांडाली है, सचरी है, द्राविड़ी है, उदरचा है, वनीचरी है। आगे देखते हैं वरुरिच ने प्रकृति के कुछ भेद माने हैं। उनकी ग्रंथ है उनका प्रकृति प्रकाश, जिसमें उन्होंने प्रकृति को माना है सौरसेनी प्रकृति, महाराष्ट्री प्रकृति, मागधी प्रकृति और पैसाची प्रकृति। तो ये प्रकृति के विद्वानों के प्रकृति के भेद को लेकर विद्वानों की राय। आगे हम देखते हैं हेमचंद्र का ग्रंथ है प्रकृति व्याकरण, जिसमें इन्होंने अर्ध मागधी कहा है। चुल्लिका पैसाची अपभ्रंश नाम दिया है। चुल्लिका पैसाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूत भाषा किसने कहा? दंडी ने कहा है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है। तीसरी हमारी अवस्था आती है अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था अपभ्रंश है, जो कि अपभ्रंश मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहती हैं। मध्यकालीन अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक भाषा के बीच की कड़ी है। इस भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश को अवहंस व ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश को हम ग्रामीण भाषा में देशी भाषा, आभीरोक्ति भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। वाक्य पदियम में भर्तृहरि ने बताया है कि सर्वप्रथम व्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अविशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। ये भर्तृहरि ने बताया है। व्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है, जिसमें व्याड़ी का ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह उपलब्ध है।
आगे पतंजलि ने महाभाष्य में अपभ्रंश को प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। ऐसा हमें पता चलता है कि पतंजलि ने अपनी कृति महाभाष्य में अपभ्रंश को प्रमाणिक प्रयोग किया है। पतंजलि का अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने 6ठी शताब्दी प्रकृति लक्षण में किया है। ऐसा कहा है भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने कि चंड ने अपनी रचना 6ठी शताब्दी में प्रकृति लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी राजा इम्पॉर्टेंट पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की कि अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी राजा धार सेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहा सेन विक्रम संवत 650 से पहले संस्कृत प्रकृति और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तीनों का कवि, संस्कृत प्रकृति और अपभ्रंश तीनों का कवि अपने पिता गुहा सेन को माना है। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा आभीर कहा है, भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है और वाग्भट हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है। आगे लिखते हैं कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों और गुर्जरों से माना है। ऐसा कीथ ने कहा है। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में 6 भाषाओं का उल्लेख किया है, उनमें अपभ्रंश भी है। रुद्रट ने अपनी ग्रंथ काव्यालंकार में 6 भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसमें एक अपभ्रंश को भी स्थान दिया है। आगे देखते हैं दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। दामोदर पंडित का ग्रंथ है जिसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। आगे देखते हैं ग्रियर्सन, पीसेल, भंडारकर, चटर्जी, बूलर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि कीथ, याकोबी, जूल ब्लॉक और अल्सडार्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में भी अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद नमी साधु ने अपभ्रंश के भेद माने हैं, जिसमें उपनागर है, अभीर है, ग्राम्य है। मार्कंडे का है प्रकृति सर्वस्व है, इन्होंने माने हैं नागर, उपनागर, ब्रचंड, ये अपभ्रंश के भेद माने हैं। याकोबी ने सनत्य कुमार चरयू की भूमिका में लिखा है, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी अपभ्रंश के ही भेद माने हैं। तगारे ने अपने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में पूर्वी अपभ्रंश व पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश रूप माने हैं। नामवर सिंह ने पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश 2 माने हैं। उसके आगे हम देखते हैं इसको वह भी कहा जाता है, जिसमें नागर गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है, ब्रचंड सिंधी की बोली है। अपभ्रंश की रचनाएं देखते हैं। पाउमचरी की स्वयंभू, पाउमचरी 8वीं शताब्दी में स्वयंभू ने अपभ्रंश में लिखी है, जिसमें 90 संधियां हैं, 5 कांड हैं। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य कहा जाता है स्वयंभू का पाउमचरी। और महापुराण 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत का है, जिसमें 102 संधियां हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है, जिसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। पुष्पदंत का महापुराण 2 भागों में है, आदि पुराण, उत्तर पुराण। 102 संधियां हैं, 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। आगे लिखते हैं डॉक्टर हरिदेव बाहरी ने 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय को अपभ्रंश को स्वर्णकाल कहा है। स्वर्णकाल किसने? हरिदेव बाहरी ने 7वीं से 11वीं शताब्दी के समय को स्वर्णकाल कहा है।
सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है, जिसके अनुसार 6ठी से 11वीं तक प्रत्येक भाषा प्रकृति का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना है कि प्रत्येक प्रकृति की एक अपभ्रंश। इस दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थितियां स्वीकार करती हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश की 5 स्थितियां बताई हैं, जिसमें शौरसेनी प्रकृति है, शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची प्रकृति, पैशाची अपभ्रंश, मागधी प्रकृति, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्रकृति, अर्धमागधी प्रकृति, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आगे देखते हैं अवहट। अवहट का समय मानते हैं 900 से 1100 निश्चित किया गया है। साहित्य की 14वीं शताब्दी में इसका प्रयोग होता रहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर के ज्योतिषर ठाकुर में मिलता है। ज्योतिषर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसमें अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है। फिर आगे देखते हैं संदेश रसक अध्ययमाण, जिसका दूसरा नाम है संदेश रसक का अध्ययमाण। अवहट के शब्द मिलते हैं प्रकृति पैगलम में। टीकाकार वंशीधर ने इनकी भाषा अवहट मानी है। विद्यापति ने कीर्तिलता में भाषा को अवहट कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ है। अपभ्रष्ट या विकास अवहट के रूप में। कुछ विद्वानों ने अवहट के ग्रंथ, जिसमें संत ज्ञानेश्वर का है ज्ञानेश्वरी ग्रंथ और रोड़ा कवि का राउरवेल ग्रंथ है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी आता है, जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पाउनचरिऊ में भी उदीयमान हिंदी के छुटपुट हमें कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं विद्यापति ज्योतिषर ठाकुर, यह भी पूर्वी हिंदी के बीच मिलते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी से आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें हम नवनाथ पढ़ते हैं नाथों। आगे हम देखते हैं शुद्ध खड़ी बोली के कुछ नमूने अमीर खुसरो की शायरी से मिलते हैं। अमीर खुसरो की शायरी है सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन कर भोर कधो न होए। हरदेव बाहरी ने लिखा है कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं। या हरदेव बाहरी कह रहे हैं कि रोड़ाकृत राउरवेल एकमात्र ऐसी कृति है कि जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 के पहले उपलब्ध नहीं हुआ था। यह 3 भाषाएं हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है भारतीय आर्य भाषाएं। आगे हम देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्ले ने किया था। मध्य देशी, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी आती है। प्राच्य में उड़िया,
असमिया और बंगला आती है और दक्षिणात्य में मराठी आती है। हार्ले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया, जिसमें पूर्वी गौड़ियन उन्होंने माना है पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया 4 भाषाओं का रखा है पूर्वी गौड़ियन ने। आगे पश्चिमी गौड़ियन में रखा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। हार्नले ने मध्य देश और केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और बाहर चारों ओर फैले हुए आर्य को बाहरी आर्य कहा है, ऐसा हार्नले ने कहा है। आगे हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रदत्त वर्गीकरण किया है, जिसमें बाहरी उपशाखा और उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय। इन्होंने बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय में जिसमें लहंदा और सिंधी आती है, दक्षिणी समुदाय में मराठी आती है और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया आती है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य उपशाखा में इन्होंने रखा है मध्यवर्ती समुदाय, जिसमें पूर्वी हिंदी है और बाहरी उपशाखा को 2 भागों में रखा है, जिसमें एक केंद्रीय समुदाय, दूसरा पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती है और पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी यानी नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। आगे हम देखते हैं सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण दिया है, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी ने उद्दीची को सिंधी, लहंदा और पंजाबी कहा है, प्रदीची को राजस्थानी, गुजराती कहा है और मध्य देशी भाषा को पश्चिमी हिंदी, प्राच्य को पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया बोला है और दक्षिणी हिंदी को मराठी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने उद्दीची को सिंधी, लहंदा और पंजाबी माना है और प्रदीची को गुजराती। आगे हम देखते हैं हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। इन्होंने हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी को रखा है। हिंदीतर यानी हिंदी वर्ग, जिसमें इन्होंने रखा है उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी में सिंघली, मराठी और पूर्वी में उड़िया, बंगला, असमिया। आगे हैं आधुनिक आर्य भाषाओं की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लहंदा जिसका अन्य नाम है हिंदी। अन्य नाम पूछे जाते हैं भाषाओं के, जैसे लहंदा का अन्य नाम है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, विचाली और पोठवारी और इसकी लिपि है लंडा, जिसमें शारदा लिपि की एक उपशाखा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी होता है। आगे देखते हैं पंजाबी, जिसकी लिपि लंडा की ही सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई, जिसकी मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। फिर आती है सिंधी, यह सिंधु नदी के किनारों पर बोली जाती है। अपनी लिपि लंडा के, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। सिंधी, गुरुमुखी, फारसी दोनों में लिखी जाती है, जिसकी बोलियां हैं विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाड़ी। उसके आगे हम देखते हैं गुजराती। इसकी लिपि गुजराती के नाम से भी जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती है, इसमें सिरोरेखा नहीं लगाते हैं। मराठी की बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी। लिपि देवनागरी है। कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग करते हैं।
फिर असमी आती है जो कि मुख्य बोली जिसकी है विष्णुप्रिया और जो लिखी जाती है लिपि बंगला में लिखी जाती है। फिर आता है बंगला। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है। उसके आगे हम देखते हैं उड़िया। प्राचीन उत्कल या उड़ीसा भी कहा जाता था। उड़िया का प्राचीन नाम उत्कल या उड़ीसा था। उड़िया की लिपि ब्राह्मणी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। आगे हम देखते हैं भाषा वैज्ञानिक। भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया गया है। इन 5 उपभाषाओं बोलियों को आरेख के माध्यम से चित्रित किया है जिसमें हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां हैं। पहले हम देखते हैं राजस्थानी हिंदी जो कि पश्चिमी हिंदी में आती है, जो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। दूसरी अर्धमागधी जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। फिर मागधी जिसमें बिहारी आती है। शौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी टा वर्ग की बोलियां जिसमें राजस्थानी की बोलियां हैं जिसमें मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, जयपुरी व ढूंढाड़ी है। ये हमारी राजस्थानी बोली हैं जो कि इनके क्षेत्र बोल अलग अलग हैं। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंधी प्रांत के पूर्व में बोली जाती है। आगे हम देखते हैं मालवी जो कि उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच और टोंगा में बोली जाती है। मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। जयपुरी ढूंढाड़ी हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ में बोली जाती है। आगे हम पहाड़ी हिंदी देखते हैं जिसकी 2 बोली हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। गढ़वाली बोली जाती है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी में आती है ओकार बहुला, आकार बहुला। ओकार बहुला में ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। ये हमारी ओकार बहुला है जिसमें उत्तर प्रदेश में बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। और राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। फिर कन्नौजी बोली जाती है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर में कन्नौजी बोली जाती है। और बुंदेली झांसी, जालौन, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। फिर आते हैं हम आकार बहुला बोली जो कि पश्चिमी हिंदी की ही आकार बहुला बोली जिसमें कौरवी या खड़ी बोली जिसका दूसरा नाम है और हरियाणवी और दक्षिणी 3 भाषाएं आकार बहुला में आती हैं बोली जो कि इसके क्षेत्र हैं खड़ी बोली का रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला पूर्वी भाग। हरियाणवी है कुरुक्षेत्र, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। और दक्षिणी बोली जाती है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई। आगे हम देखते हैं अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जिसकी पूर्वी बोलियां हैं जिसमें अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी में। अवधी बोली जाती है अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी।
फिर आते हैं बघेली, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट। उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों में कई भागों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी सरगुजा बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया में बोली जाती है। मागधी बोली जाती है। मागधी का विकास हुआ है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। भोजपुरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली में बोली जाती है। संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिलों के पूर्वी भाग में। और भोजपुरी बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आगे हम देखते हैं झारखंड, रांची, पलामू में। फिर आते हैं मगही, जो कि बोली जाती है बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जामुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर में। झारखंड में पलामू और हजारीबाग में बोली जाती है। उसके आगे हम आते हैं मैथिली। मैथिली बोली जाती है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, उत्तरी चंपारण, उत्तरी संथाल परगना, मालदा, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीज़न, सीमा के आसपास के क्षेत्र, तराई के क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी बोलियाँ कंप्लीट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए यहाँ से ज़रूर इसको कंप्लीट कर लें। आगे हम देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण। बोली नामकरण करता, जिसमें कौरवी बोली राहुल संकृत्यायन ने कहा है। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन ने दी है। डिंगल नामकरण बाकीदास। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र बिहारी ग्रियर्सन ने दी है। भोजपुरी रेमंड ने। मैथिली कॉलब्रुक ने। आगे हम देखते हैं बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। उच्चारणगत विशिष्टता बोली ओकार बहुला में आती है हमारी ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला में आती है कौरवी, दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला अवधी बघेली और ईकार बहुला में भोजपुरी। तो इस प्रकार हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट भाषा विज्ञान पढ़ा है, जिसमें बोली भाषाओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, पूरा हमने इस वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।